हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर का भाग 45 पढ़ने वाले हैं। 2018 का पेपर हमारा चल रहा था और इसमें हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेपर कर लिए थे और आज से हमारा पांचवा पेपर स्टार्ट होगा। ये भी हम जल्द कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले के पेपर आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको मेन सॉल्व पेपर 2018 लिखा होगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके पहले के पूरे 44 वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान तरीके से, हैंड रिटन तरीके से सॉल्व पेपर कवर वहाँ पे किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है मेरा हैंड रिटन सॉल्व पेपर। इसमें मैंने 5 साल के पेपर कवर किए। लगभग 1300 पेजेस इसमें हैं और ये 8 फाइलों के रूप में इस प्रकार से आपको मिलेंगे, पेपर 1 से पेपर 5 तक। इसमें जो अथवा के क्वेश्चन है वो भी मैंने कंप्लीट किए हैं, क्योंकि प्रीवियस आप एग्ज़ाम टाइम में यकीन नहीं मानेंगे, आप एग्ज़ाम टाइम में जब इन्हीं फाइलों को उठा के रिविज़न करेंगे ना, तो ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आपका सॉल्व पेपर में हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन होता ही है। और लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अगर 5 साल कर लेते हैं तो घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन आता है, और पेपर में 6 नंबर वाले तो 20-20 क्वेश्चन कंप्लीट है एक पेपर में, क्योंकि अथवा में एक के अथवा में दूसरा आया है तो पूरा पूरा कंप्लीट है। तो आप अगर ये कर लेते हैं तो आपका बहुत हद तक तैयारी हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे ये सॉल्व पेपर नहीं लिए हैं तो आप ये सॉल्व पेपर ले सकते हैं। ये फ़ाइल आपके घर में भी, आपको आप जहाँ भी रहते हैं भारत में वहाँ भी डिलीवर हो जाएगा। और अगर आप अपने मोबाइल में पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएगा। ये मेरा पूरा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है, जिसकी आपको 61 बुकलेट मिलेंगी। एक सेकेंड। तो ये आप हमारा पूरा पैकेज ले सकते हैं। ये पैकेज में आपको 61 बुकलेट मिलेगी। इसमें आपको प्री भी मिलेगा, मेंस भी मिलेगा और 3 मार्कर भी मिलेंगे, 12 फाइल और सॉल्व पेपर भी मिलेगा। तो आप जो भी पैकेज लेना चाहते हैं ले सकते। पहला क्वेश्चन है आज का कि अधिकतम 50 शब्दों में इनके उत्तर देना है हमको, हिंदी में अधिकतम 50 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप में निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाओं के नाम लिखो। शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाओं के नाम लिखो। तो पहला है राजस्थानी और दूसरा है गुजराती। शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाओं के नाम कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थानी और दूसरा है गुजराती। मूलतः सूरसेन महाजनपद में ये बोली जाती थी। ये शौरसेनी अपभ्रंश की जो ये आधुनिक भाषा है, ये कहाँ बोली जाती थी अपन को ब्रैकेट में लिख देना है। मूलतः सूरसेन महाजनपद में ये बोली जाती थी। कौन सी 2 आधुनिक भाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप में? तो वो है राजस्थानी और गुजराती। नेक्स्ट है, मेवाती बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? मेवाती बोली, तो मेवाती बोली शौरसेनी अपभ्रंश से जन्मी है। पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा की ये उपभाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश से ये जन्मी है, पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा की ये उपभाषा है, के अंतर्गत आती है। हरियाणा, राजस्थान में इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम कौन सा है? तो खड़ी बोली का सर्वाधिक प्राचीन नाम है शौरसेनी। दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये बोली जाती है। राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अनुच्छेद 343(1) के प्रावधान के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी जो लिपि है वो देवनागरी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, दंतोष्ठ्य वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। दंतोष्ठ वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दांतों से और ओठों से। फ्रेंड, जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए कि आप लोगों के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी रहता है, एथिक्स रहता है। तो आप लोग इस पे ज़्यादा अच्छे से पकड़ बनाइए, निबंध पे अच्छे से पकड़ बनाइए। अगर आप यहाँ अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपको स्कोरिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लीजिए। दंतोष्ठ्य वर्ण किसे कहते हैं? तो दांत से जीभ और ओंठों के योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ्य वर्ण कहलाता है। उदाहरण वा। कौन सा? वा। ये वा में दांत और ओठ दोनों की ही जरूरत पड़ती है। तो दांत से जीभ और ओठों के योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ्य वर्ण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र जो हम अपने व्यक्तिगत संबंध वाले व्यक्ति को लिखते हैं, जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनको लिखते हैं, जैसे अपने परिवार के लोग हों, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रों। हालचाल जानने हेतु, निमंत्रण हेतु इस पत्र को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप लेखन की अवधारणा समझाओ। तो किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले उसका एक कच्चा मसौदा तैयार कर लिया जाता है कि हमको ये लिखना, एक कच्चे तरीके से रफ पेपर पर हम उसको तैयार कर लेते हैं, वह प्रारूप लेखन कहलाता है। अधिकांश शासकीय पत्रों में यह उपयोग होता है। तो प्रारूप लेखन क्या है? किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले उसका कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है, वह प्रारूप लेखन कहलाता है। अधिकांश शासकीय पत्रों में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, लोकोक्ति को परिभाषित करो। तो लोक में प्रचलित वह कथन या युक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, इसमें सामाजिक जीवन के अंश सत्यता के साथ विद्यमान होते हैं। तो लोक में प्रचलित वह कथन या उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, जिसमें लोक अनुभव बहुत ज़्यादा हो, इसमें सामाजिक जीवन के अंश सत्यता के साथ विद्यमान होते हैं, किसमें? लोकोक्ति में। नेक्स्ट है, भाषा और बोली में अंतर। बोली का भंडार जो होता है, शब्द भंडार सीमित होता है, जबकि भाषा विस्तृत होती है। जब बोली अपना क्षेत्र का विस्तार कर लेती है तो वह भाषा कहलाती है। उदाहरण हिंदी भाषा है और बुंदेलखंडी बोली है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा का शब्द भंडार जो होता है, बोली का शब्द भंडार जो होता है वो सीमित होता है, भाषा विस्तृत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पर बोली, बोली का जो क्षेत्र होता है वो किसी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जब बोली अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तो वह भाषा कहलाती है। उदाहरण हिंदी भाषा है और बुंदेलखंडी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यन संधि किसे कहते हैं? यन संधि किसे कहते हैं? तो यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, कोई अलग स्वर आ जाता है, तो ई, बड़ी ई का या, ऊ, बड़ा ऊ का वा और री ऋषि का रा हो जाता है, उसे यन संधि कहते हैं। उदाहरण यदि प्लस अपी है तो द और या मिलके क्या बना लेगा? ध बना लेगा। और अनु प्लस आय है तो ये ना और आ मिलके व बना लेगा। तो यहाँ पर ने लिखा है, देखिए ऊ और ऊ का व बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ जब आ से मिला तो यहाँ पे क्या बन गया? व बन गया। तो यही बता रहे हैं कि यदि ई ऊ ऊ और री ऋषि के बाद कोई अलग स्वर आ जाता है तो वो जो उनका लोप हो जाता है, और ई और बड़ी ई का या में चेंज हो जाता है, ऊ और ऊ का वा में चेंज हो जाता है और री ऋषि का रा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं बताइए। तो इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है, इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण संकेत के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। देवनागरी लिपि में क्या हो जाएगा? एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत, इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण संकेत के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन में शामिल किया? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। कब? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में इसको शामिल किया, और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो हिंदी के ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी और सिनेमा घर। देखिए इसमें दो, रेल और गाड़ी, सिनेमा और घर, दो भाषाओं से मिलके बने, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी के ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है, परसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो पर प्लस सर्ग,
पर मतलब होता है बाद में और सर्ग मतलब होता है चलना। तो परसर्ग मतलब होता है बाद में चलना, अर्थात जो शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं उनको परसर्ग बोलते हैं। शब्दों के साथ जुड़कर ये अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं, जैसे यह राम के समान है तो के हो जाएगा राम के समान है, राम के, तो राम के साथ चल रहा है तो ये के राम के साथ चल रहा है। में, से, ने, ये सभी चीज़ें जो होती है, शब्द जो वर्ड होते हैं, ये परसर्ग कहलाते हैं। तो परसर्ग, पर मतलब होता है बाद में और सर्ग मतलब होता है चलना, मतलब बाद में चलना। नेक्स्ट है अनुनासिक और अनुस्वार किसे कहते हैं समझाइए। अनुनासिक वो होते हैं ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे गांव और आंगन। अनुस्वार जिनकी ध्वनि नाक से होती है, जैसे अंगूर और कंकण। तो ये अनुनासिक और अनुस्वार होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, अनुनासिक, और जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर बताओ। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपनाम होता है तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, जैसे महापुरुष। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों, जैसे लंबो अदर, उधर लंबा है जिनका उधर लंबा भी प्रधान है, उधर भी प्रधान है। यहाँ बहुब्रीहि समास में दोनों ही वर्ड जो होते हैं समास जिनसे मिलकर होता है दोनों ही प्रधान होते हैं, जबकि कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है, मतलब जो पहला पद होता है वो दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे कि महापुरुष, तो महापुरुष है तो महापुरुष में दूसरा पद पुरुष हो जाएगा, पहला पद महा हो जाएगा, तो पुरुष की विशेषता बता रहा है महा, तो महान पुरुष, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि, इसी प्रकार आपको सभी समासों में अंतर कर लेना है। अगला जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर आपने अभी तक हमारे सॉल्व पेपर इसी प्रकार से पूरे सॉल्व पेपर कवर किए गए हैं, आप देख सकते हैं, और जितने भी प्रारूप लेखन हैं, पत्र लेखन आए हैं, ये सभी चीज़ें आपको एक पेपर में मिल जाएंगी, हिंदी के और सभी पेपर्स का आपको ये मिल जाएगा 1 से 5 पेपर तक, तो आप ले सकते हैं इसी प्रकार से हैंड रिटन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।